Hello everyone, welcome back to Summarize and Memorize. So this is the continuation of the series Discrete Mathematical Structure. This is the last lecture on integer arithmetic. So what all we are going to discuss in this lecture is what is linear congruence, inverses in which we will talk about additive inverse and multiplicative inverse, and finally the CRT or Chinese remainder theorem. नाउ टू टेल यू कि ये जो लेक्चर है इसमें प्रोसीजर दिए जाएंगे लाइक किस चीज़ को निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ये बताना होगा. सो लाइक यू हैव टू लर्न दैट स्टेप और उसके बाद आपका क्वेश्चन ईजी हो जाता है. बट आपको स्टेप लर्न करने पड़ेंगे तो हो सकता है पहली बार में समझ ना आए या हाथ ना बैठे क्वेश्चन में. सो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लिटिल बिट फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन. ओके. Now, what is linear congruence? An expression of this form is known as the linear congruence, and basically we have to find the value of x. तो आपको दो चीजें निकालनी है, एक तो x की वैल्यू निकालनी है और x की कितनी वैल्यू होंगी वो भी निकालनी है. तो कितनी x की वैल्यू होंगी आपको वो पता होना चाहिए और उन x की वैल्यू भी आपको निकालनी आनी चाहिए. आई होप यू नो इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है. इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि ax को मैं m से डिवाइड करने में वही रिमाइंडर पाऊंगी जो कि b को m से डिवाइड करने में पाऊंगी. सो दिस इज व्हाट दिस एक्सप्रेशन मीन. तो उसके लिए मुझे x की वैल्यूज निकालनी है. तो कुछ इजी से स्टेप है जो कि आप लोगों को फॉलो करने हैं एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. तो चलो देखते हैं अब करना क्या होता है. तो सबसे पहले आपको एक वेरिएबल निकालना पड़ता है d. तो व्हाट इज दिस d? दिस इज नथिंग बट द GCD ऑफ a एंड m. सो द कोफिशिएंट ऑफ x एंड दिस मॉडुलस, इन दोनों का आप GCD या HCF निकालोगे एंड दैट यू विल टर्म एज d. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो आप पहले d निकालोगे. सेकेंड चीज आप चेक करोगे कि आपका ये जो पूरा एक्सप्रेशन है दैट इज a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m, क्या ये d से डिवाइड हो रहा है. अब डिवाइड होने से मेरा मतलब है कि a अपॉन d, b अपॉन d एंड m अपॉन d should give me the integer. There should not be any fraction or anything else. They have to be an integer to be divisible completely. तो अगर a upon d, b upon d and m upon d एक integer है, so if these all are integer, the solution exists. अगर d डिवाइड ही नहीं कर रहा है तो भाई सोल्यूशन ही नहीं है. और अगर d एग्जिस्ट कर रहा है, अगर d डिवाइड कर रहा है तीनों को, देन सोल्यूशन एग्जिस्ट एंड नंबर ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू द d. तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये d कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि पहली चीज आप इससे ये पता लगा रहे हो कि सोल्यूशन एग्जिस्ट भी करेगा या नहीं करेगा. दूसरी चीज आप इससे ये पता लगा सकते हो कि कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन हमारे पास आएंगे इस एक्सप्रेशन के. तो आई थिंक काफी सारे क्वेश्चन तो इसी में निपट लेते हैं, राइट? ओके. नाउ फाइनली लेट्स कम कि हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ इट. तो मैं स्टेप अभी आपको यहाँ लिखवा रही हूँ, बाकी एक सोल्यूशन के थ्रू आपको क्लियरली समझ में आएगा. ठीक है. तो पहला स्टेप था d निकालना, दूसरा स्टेप था अपना डिवाइड करना. तो ये जो एक्सप्रेशन है ax कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m, इसे आपको d से डिवाइड करना है और देखना है कि भाई d से डिवाइड होना भी चाहिए टू हैव द सोल्यूशन. थर्ड चीज, हिट एंड ट्रायल से आप x नॉट की वैल्यू निकालो. तो हिट एंड ट्रायल लगाओ और x नॉट की वैल्यू निकालो जो कि इससे सेटिस्फाई करेगी. तो बेसिकली अब आपको ऊपर वाला इक्वेशन जो कि ये वाला है इसे देखने की कोई जरूरत नहीं है. अब हम इस सिंप्लीफाइड इक्वेशन को ही सॉल्व करेंगे. तो ये जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन है हमें इसकी x की वैल्यू निकालनी है, राइट? तो अब जो पहली वैल्यू होगी x की, दैट यू हैव टू फाइंड थ्रू हिट एंड ट्रायल. जो कि कैसे निकालते हैं मैं सिखाऊंगी एग्जाम्पल के थ्रू. तो पहला आपको x नॉट निकालना होगा हिट एंड ट्रायल से एंड फोर्थ पुट द फॉर्मूला. व्हाट फॉर्मूला? तो फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास आपको पता चल गया कि d की वैल्यू 3 है, मतलब कि आपके जो नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे वो 3 होंगे, जिसमें से पहला सोल्यूशन आपको निकालना होगा हिट एंड ट्रायल से और बाकी के जो सोल्यूशन होंगे यू पुट दिस AP फॉर्मेट. तो पहला हो गया x नॉट, दूसरा हो जाएगा x नॉट प्लस m अपॉन d, where m is the modulus and d is something which is the GCD of a and m, जो कि हमने निकाला. फिर तीसरा हो जाएगा x नॉट प्लस 2m अपॉन d एंड सो ऑन. सो लाइक अगर आपको सिर्फ इतनी सी थ्योरी समझ में आ गई है ना, तो यू कैन डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन. हाउ?
क्योंकि आपको सिर्फ ये डी का रोल समझ आने से ना आप पता लगाओगे कि सोल्यूशन है भी या नहीं, कितने सोल्यूशन है, और जो भी सोल्यूशन होंगे वो एपी में होने ही चाहिए। तो आप थ्रू ऑप्शंस भी काफी ऑप्शन को तो रेक्टिफाई यूं ही कर दोगे। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि इवन विदाउट कैलकुलेशन यू कैन डू द क्वेश्चंस ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस बाय द थ्योरी। बट अब एक एग्जांपल देख लेते हैं विच इन्वॉल्व्स द कैलकुलेशन। तो ये मेरे को एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन दी है एंड आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो पहला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, मुझे डी की वैल्यू निकालनी है, दैट इज नथिंग बट द जीसीडी ऑफ 6 and 9, दैट इज ए एंड एम। तो 6 और 9 का जीसीडी हो जाता है 3, ये मेरे को पता है। फिर दूसरा स्टेप मुझे क्या करना है, पूरी इक्वेशन को डी से डिवाइड कर लेना है। सो 6x कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 9। अब इसे तुम 3 से डिवाइड कर दो, सो दिस इज 3 3 and 3। मेरे पास क्या बचेगा, 2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3। सारे के सारे इंटीजर हो रहे हैं, दैट मीन्स d is divisible by this equation, so I have the solution and the number of solutions will be equal to d। तो मेरे जो नंबर ऑफ सोल्यूशन इस इक्वेशन में आएंगे दैट विल बी 3, जिसमें से पहला सोल्यूशन मुझे हिट एंड ट्रायल से निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे वो देखो। तो मुझे इस एक्सप्रेशन का एक सोल्यूशन तो खुद निकालना है। तो अब लॉजिकली समझो, देखो मैं 2x में ऐसा आई मीन 2x को जब मैं 3 से डिवाइड करूं तो मेरा वही रिमाइंडर आना चाहिए जो कि 1 को 3 से डिवाइड करने में आए। तो जब मैं 1 को 3 से डिवाइड कर रही हूँ, मेरा रिमाइंडर क्या है इससे, 1। सो बेसिकली अब मैं यहाँ पे 1 लिख सकती हूँ, राइट। तो मेरा ये डिविडेंड है, नीचे वाला मेरा डिवाइजर है एंड मुझे रिमाइंडर भी पता है, ठीक है। तो 2x will be equal to divisor into quotient plus the remainder. Now I have two variable, that is the linear equation in two variable, जिसका सिंपल सा फंडा होता है एक की वैल्यू कुछ भी रखो दूसरी अपने आप आएगी। अब मुझे निकालनी है x की वैल्यू, तो मैं y की वैल्यू कुछ भी पुट करूंगी। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने y की वैल्यू पुट की 0, लेट्स पुट इट 0। तो मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, विच इज नॉट पॉसिबल। Why? Because I need integer values of x। अब चलो y की वैल्यू पुट कर देते हैं 1। तो y की वैल्यू जैसी मैं 1 पुट करूंगी मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 2, विच इज पॉसिबल। दिस इज एन इंटीजर, सो दिस विल बी माई x0। अब जैसे ही मैंने x0 निकाल लिया, बाकी के दो मैं बस पुट कर दूंगी, ये AP वाली इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगी और बाकी के सोल्यूशन निकाल लूंगी। सो दिस इज द प्रोसीजर। आई होप आपको समझ में आया होगा। To repeat it again, you just have to find the value of d, divide the whole equation by d. If it is divisible, we have the solution and the number of solutions will be equal to d. पहला जो solution है you have to find through hit and trial, and बाकी के जो solution है उनमें आपको बस AP वाला format put कर देना है, that's all. Now our second topic is inverse, और inverse में भी दो सब टॉपिक है, one is additive inverse and one is multiplicative inverse। तो पहले additive inverse देख लेते हैं जो कि बहुत easy है। बस दो चीज आपको याद रखनी है कि each element has an additive inverse। तो हर एक एलिमेंट का additive inverse exist करता है, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि additive inverse एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और वो इक्वेशन है a plus b is equals to 0 mod n। तो अब इसको पढ़ेंगे कैसे कि भाई मैं a plus b में जब n को डिवाइड कर रही हूँ तो मेरा जो रिमाइंडर आएगा ना वो मेरा 0 होगा। बेसिकली a plus b should be completely divisible by n, ठीक है। सो ये इस एक्सप्रेशन का मतलब है दैट व्हेन यू आर डिवाइडिंग a plus b by n इट शुड बी कंप्लीटली डिविजिबल और द रिमाइंडर शुड बी 0। तो अब इसका सिंपल सा फंडा है, देखो आपको क्या करना है ना, आपको b की वैल्यू निकालनी। क्यों? क्योंकि b इज माई एडिटिव इनवर्स। यू ऑलरेडी नो a, यू ऑलरेडी नो दी n, n इज नथिंग बट द मॉड्यूलस एंड a इज द वैल्यू जिसका आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो आपको n पता है, a पता, आपको b निकालना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको n माइनस a कर देना है। अब ये लॉजिक क्यों लगाया गया है समझो। a प्लस b इज इक्वल्स टू n आ गया ना इसी एक्सप्रेशन से। मतलब कि जब आप a प्लस बी अपॉन n कर रहे हो तो इससे मैं n अपॉन n भी लिख सकती हूँ। तो देखो मेरा रिमाइंडर आ गया ना 0। सो इफ a प्लस b इज इक्वल्स टू n, माई रिमाइंडर विल बी ऑलवेज 0
एंड दैट इज द लॉजिक। बट अगर लॉजिक आपको समझ में नहीं भी आया है तो आपको बस सिंपली इतना सा याद रखना है, एक मिनट, तो आपको सिंपली इतना सा याद रखना है कि एक तो हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और मुझे एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज b इज इक्वल्स टू n माइनस a, जहाँ पे n इज माई मॉड्यूलस एंड a इज द वैल्यू जिसका मुझे एडिटिव इनवर्स निकालना है, राइट। तो अब ये देखो, ये मेरा z10 है, z10 इज नथिंग बट द सेट ऑफ रेसिड्यू। अगर आपको सेट ऑफ रेसिड्यू क्या होता है ये नहीं पता तो आई थिंक आप लोगों ने लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 नहीं देखा है। मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स इस पे बना दिए, तो पहले वो जाके देख लो। सो Zn इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ रेसिड्यू। तो Zn में कितनी वैल्यूज होंगी, 0 1 से लेकर n-1 दैट इज 9 तक की वैल्यू होंगी। अब 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 0, एंड दिस इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। 0 का एडिटिव इनवर्स 0 होता है, दिस इज द फैक्ट, यू हैव टू लर्न इट। बाकियों में आप ये वाला रूल याद कर सकते हो। देखो अब मेरा n की वैल्यू 10 है और मेरी a की वैल्यू सपोज 1 है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। अगर मेरी a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। अगर a 3 है तो b 7। हाउ, दोनों का सम हमेशा मेरे n के बराबर आ रहा है, सी। That's all about additive inverse. You must understand additive inverse क्या इक्वेशन होती है और उसे निकालते कैसे हैं, और हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसमें थोड़ी दिक्कत है और थोड़ी कैलकुलेशंस भी डिफिकल्ट है, तो चिंता मत करो, उसकी मैं एक ट्रिक बताने वाली हूँ। बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में भी आपको 3 चीजें याद रखनी है। क्या कि एक तो हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, सिर्फ कुछ का ही होता है। और किन किन का होता है उन्हें जज करने के लिए, टू जज whether a element has its multiplicative inverse or not, you just have to take the GCD of that number a and that modulus। तो a और मॉडुलस का तुम ले लो GCD, अगर ये 1 के बराबर आ रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वरना नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास Z12 है, तो 12 इज माई n एंड मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 2, क्या 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? सो आंसर विल बी नो। व्हाई? बिकॉज 2 एंड 12 का GCD होता है 2। सिमिलरली जितने भी इवन नंबर है लाइक 4 और 6 और 8, इन सब के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके GCD 1 नहीं होगा। तो क्या है ना, सिर्फ इतनी सी चीज से तुम एक्चुअली काफी हद तक पता लगा सकते हो कि भाई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा भी या नहीं। तो बस आपको GCD निकाल देना है a का और n का, अगर 1 है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, वरना नहीं है। एंड द थर्ड थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड इज कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अब उसका मतलब होता है दैट a इंटू b इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n, राइट। अब इसका क्या मतलब होता है कि भाई a इंटू बी को जब मैं n से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरा रिमाइंडर होना चाहिए 1। अगर मेरा रिमाइंडर 1 है तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा b, करेक्ट। नाउ लेट्स सी वन एग्जांपल। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इज 7 इन Z10। तो मुझसे बोल रहे हैं कि भाई 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7 होना चाहिए 10 में। सो 10 इज द वैल्यू ऑफ n, तो 10 का। तो अगर इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है तो है, वरना नहीं है। और इसका रिमाइंडर ऑब्वियसली 1 आ रहा है, सो या 7 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 और 3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7। सो व्हाट इज चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम फॉर? तो बेसिकली आपको काफी सारी इक्वेशन दे दी जाए और मुझसे पूछे कि भाई मुझे x की एक यूनिक वैल्यू दो जो कि सारी ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो तब मेरे काम आएगा CRT। CRT ने मुझे कुछ सिंपल से स्टेप बताए जिन्हें मैं यूज करके x की वो यूनिक वैल्यू पता लगा सकती हूँ। अब करना क्या होता है ये समझो। तो पहली चीज चेक करो क्या x की वो यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट भी करेगी या नहीं। उसे चेक करने के लिए आपको जितने भी मॉड्यूलस हैं उनका लेना पड़ेगा HCF। अगर सारे ही मॉड्यूलस के HCF 1 आ जाए, मतलब कि उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो x एग्जिस्ट करेगा, तो x की एक यूनिक वैल्यू होगी, वरना नहीं होगी।
ठीक है, इस केस में होगी अगर मेरा HCF और GCD 1 है तो। सो दिस इज अ चेकिंग कि एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। अगर 1 है तो एग्जिस्ट करेगा। अब निकालना कैसे ये भी बता दो। निकालते कैसे ना समझो, इसमें 3-4 स्टेप है और कुछ नहीं। तो पहली चीज आपको कैपिटल M निकालना पड़ता है, दैट इज नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द मॉड्यूलस। तो बेसिकली समझ लो कि मेरे पास 3 इक्वेशन है, तो इन तीनों इक्वेशन के जो मॉड्यूलस है उनका मल्टीप्लीकेशन विल बी सेट एज कैपिटल M। फिर जो दूसरी so this is a checking method, this is check and now I'm telling you the step। तो पहला स्टेप होगा कैपिटल M निकालना, दूसरा अपना स्टेप होगा M1 M2 M3 निकालना। अब देखो इसमें M1 क्या हो जाएगा, नथिंग बट कैपिटल M अपॉन स्मॉल m1, M2 हो जाएगा कैपिटल M अपॉन स्मॉल m2 एंड M3 हो जाएगा कैपिटल M अपॉन m3। एक बार अपन ने M निकाल लिया, M1 M2 M3 निकाल लिया, उसके बाद आपको कुछ नहीं, आपको M1 इनवर्स निकालना है, M2 इनवर्स निकालना है और M3 इनवर्स निकालना है। सो पहला स्टेप है कैपिटल M निकालना, दूसरा स्टेप है कैपिटल M1 M2 M3 निकालना एंड तीनों के इनवर्स निकालना। एक बार आपने ये सारी चीजें निकाल ली, बस अब कुछ नहीं, फॉर्मूला में पुट कर दो। और वो फॉर्मूला क्या है, ये राइट दिस समवेयर। So this is the formula which you have to put to find the unique value of x, that is a1 into m1 into m1 inverse plus a2 into m2 into m2 inverse plus a3 into m3 into m3 inverse। इन सबको सॉल्व कर लो और फिर उनका मॉड ले लो कैपिटल M से। सी हियर वी आर यूजिंग द कैपिटल M। अब यहाँ पे a1 a2 a3 क्या होते हैं, ये होता है, ध्यान से देखो दिस। ओके, सो दैट्स ऑल। अब अगर मैं आपको इसका सोल्यूशन भी एक्सप्लेन कर दूं तो जल्दी से कर देती हूँ। वैसे इसके क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग बनते हैं एंड काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि गेट के एग्जाम में और कॉलेज एग्जाम्स में या आए। तो देखो अपन ने a1 a2 a3 तो इस इक्वेशन से ही निकाल लिया। अब सबसे पहले आपको निकालना होगा कैपिटल M, जो कि क्या हो जाएगा 3 into 5 into 7, ठीक है, दैट विल बी 105। अब पहला स्टेप मैंने कर लिया, दूसरा स्टेप है कैपिटल M1 M2 M3 निकालना, वो कर लो। फिर उसके बाद इनवर्स निकाल लो, ये देखो यहाँ पे ये इनवर्स निकाल लिए तीनों के। अब देखो इस इनवर्स में क्या था ना, M1 की वैल्यू मेरी आई 35 और मुझे निकालना है M1 इनवर्स। तो M1 इनवर्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है, क्योंकि इसका मॉड 3 है तो या तो फिर 0 1 2, सिर्फ ये 3 ही वैल्यू लेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले ये देखना होगा क्या ये एग्जिस्ट भी करेगा। तो लाइक 35 एग्जिस्ट करेगा, वाई, क्योंकि 35 एंड 3 हैज नथिंग इन कॉमन, तो एग्जिस्ट तो करेगा। अब 0 into 35 करो, रिमाइंडर आएगा 0, तो 0 कैंट बी दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 35 into 1 करो and then divided by 3 करो, my remainder will be 2, so this is not a multiplicative inverse, so my 2 will be the multiplicative inverse। Why? 35 into 2 करो divided by 3 करो, so this will be 70 upon 3, तो इसमें मेरा रिमाइंडर आ गया 1 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मेरे को रिमाइंडर चाहिए होता है 1। तो सिमिलरली आपको M1 जैसे निकाला वैसे ही M2 और M3 भी निकाल लेना है। आपको अपने फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देनी है वैल्यू एंड यू विल गेट द यूनिक वैल्यू ऑफ x। सो जस्ट पुट yes or no if you are able to do this question। तो देखो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन। सो ये वर्ड प्रॉब्लम काफी आती है, तो ये क्या बोल रहा है ना, फाइंड एन इंटीजर जिसका रिमाइंडर 3 है जब 7 और 13 से डिवाइड करो। तो x निकालो जिसका रिमाइंडर है 3 जब हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, वो x की वैल्यू निकालो जिसका रिमाइंडर है 3 जब हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं, और वो x की वैल्यू निकालो जिसका रिमाइंडर 0 है, डिविजिबल है मतलब कि रिमाइंडर इज 0 जब हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यू कैन क्लियरली सी दैट दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट अ CRT क्वेश्चन, जहां पे आपको 4 स्टेप करने हैं। क्या है वो 4 स्टेप, कैपिटल M निकालो, फिर M1 M2 M3 निकालो, तीनों के इनवर्स निकाल लो and then formula में put कर दो, that's all। and yeah, thank you so much for watching this series। if this has helped you in any way then do like it and most importantly subscribe to my channel so that you never miss my new videos। have amazing day ahead।